स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में। सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लखनऊ मंच न्यूज चैनल से सुनील श्रीवास्तव की रिपोर्ट। लखनऊ उत्तर प्रदेश से प्रसार संस्था एवं सोंझा प्रयास के संयुक्त तत्वाधान में सुरक्षित गर्भ समापन। लखनऊ 12 मई। प्रसार संस्था एवं सोंझा प्रयास के संयुक्त तत्वाधान में सुरक्षित गर्भ समापन एवं गर्भ निरोधक सेवाओं को लेकर गैर सरकारी संगठनों के साथ एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन भूतनाथ स्थित होटल बेबियान में किया गया। कार्यशाला में जनपद के दर्जनों संस्था के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यशाला में उपस्थिति स्वयंसेवी संगठनों के साथियों को अनचाहा गर्भ और गर्भपात पर चर्चा करते हुए प्रसार संस्था के सचिव शिशुपाल जी ने सभी का स्वागत करते हुए बताया कि जहाँ एक तरह सरकार अपने विभिन्न विभागों के साथ समन्वय कर इस कुरीति को दूर करने के लिए कृतसंकल्पित है, वहीं गैर सरकारी संगठनों का एक नेटवर्क सोंझा प्रयास अपने साथी संस्थाओं के साथ इस मुद्दे पर निरंतर प्रयासरत है। इसी कड़ी में आज का ये कार्यक्रम संस्थाओं के साथ किया जा रहा है। उन्होंने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से बताया कि एनटीपी एक्ट संशोधन 2021 के मुख्य 5 बदलाव। पहला, विशेष श्रेणियों की महिलाओं के लिए गर्भपात की ऊपरी सीमा 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दिया गया। दूसरा, पर्याप्त भ्रूण विकृति के मामलों में गर्भावस्था के दौरान किसी भी समय गर्भपात मेडिकल बोर्ड की अनुमति से कराया जा सकता है। तीसरा, गर्भ निरोधक साधनों की विफलता की स्थिति में अब गर्भपात की सेवा अविवाहित महिलाओं के लिए भी उपलब्ध है। चौथा, 20 सप्ताह तक के गर्भपात के लिए केवल एक प्रशिक्षित डॉक्टर और 20 से 24 सप्ताह के लिए 2 प्रशिक्षित डॉक्टरों की राय जरूरी है। पांचवा, किसी भी महिला की गर्भपात संबंधी जानकारी की गोपनीयता के सुदृढ़ीकरण पर ज्यादा जोर दिया गया है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि आईपास के राज्य प्रतिनिधि डॉक्टर देवेंद्र त्रिपाठी ने बताया कि भारत में प्रतिदिन 13 महिलाओं की असुरक्षित गर्भपात से संबंधित कारणों से मृत्यु हो जाती है और सैकड़ों महिलाएं गंभीर जटिलताओं का सामना करती है। यानी देश में होने वाली मातृ मृत्यु में से 8% असुरक्षित गर्भपात के कारण होती है। यदि किसी महिला को माहवारी के दिन चढ़ गए हो या उसे अनचाहे गर्भ के ठहरने की आशंका हो तो उसे बिना किसी देरी के नज़दीकी आशा या एएनएम से संपर्क करना चाहिए या डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उन्होंने बताया कि यदि गर्भ 20-24 तक का हो तो संशोधित एनटीपी एक्ट 2021 के तहत गर्भपात कराया जा सकता है। अगर गर्भ 9 सप्ताह तक का हो तो गोलियों द्वारा गर्भपात भी किया जा सकता है। गर्भपात जितना जल्दी कराया जाए उतना ही सरल और सुरक्षित होता है। उन्होंने बार बार गर्भ समापन से महिलाओं में बढ़ते कुपोषण का भी जिक्र किया। अपने संबोधन में यूपीवीएच के विवेक अवस्थी ने बताया कि एक महिला के लिए गर्भपात एक मुश्किल निर्णय हो सकता है और वह प्रक्रिया के दौरान कई की भावनाओं का अनुभव करती है। उसके पति एवं परिवार को महिला के निर्णय में सहयोग देना चाहिए और उसकी सुरक्षित और कानूनन सेवाएं लेने में मदद करनी चाहिए। सही जानकारी और आपसी सहयोग से हम देश में हो रही असुरक्षित गर्भपात संबंधित जटिलताओं की संख्या कम कर सकते हैं। इस मौके पर सहयोग की सुनीता जी, जेपी शर्मा, डॉक्टर एसपी पांडेय, शुभरा जी आदि ने अपना विचार व्यक्त किया। शिशुपाल, सचिव, प्रसार संस्था बाराबंकी। आप अपने क्षेत्र की समस्याओं को लखनऊ मंच न्यूज चैनल के माध्यम से सरकार एवं शासन तक पहुंचाएं। संपर्क करें 8808500090। मैं डॉक्टर अलका जैन, मैं गायनेकोलॉजिस्ट बाय प्रोफेशन हूँ और साझा प्रयास में जितने लोग नहीं आए हैं उन्होंने बहुत सारा मिस किया है, क्योंकि जिस तरीके का ये प्रोग्राम हुआ है, इस प्रोग्राम में हम लोगों ने बहुत सारे विषयों पर डिस्कशन किया। मेन था सेफ एबॉर्शन के ऊपर डिस्कशन हुआ था और सेफ एबॉर्शन के ऊपर जितना भी बात करी जाए उतनी कम है। सबसे बड़ी बात कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए,
हर कम्युनिटी वर्ग के जितने भी हमारे आंगन आशा वर्कर वगैरह होती हैं उनको ये पता होना चाहिए कि उनको कम्युनिटी में जाके क्या बात करनी है और कब ये बात करनी है, क्योंकि जितनी क्लियरली ये हर चीज़ कम्युनिटी में समझाएंगी उतनी ज़्यादा क्लैरिटी होगी और उतनी जल्दी लोग किसी भी तरीके के सेफ एबॉर्शन के प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद सेफ एबॉर्शन के बाद में हमें उनको अवेयर करना है फैमिली प्लानिंग प्रोसीजर्स के लिए कि फैमिली प्लान हम ऐसी नौबत ही क्यों लाएं कि उनको एबॉर्शन कराने की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमें पता है कि हमें 2 ही बच्चे करने हैं तो हम सेफ एबॉर्शन की तरफ भी क्यों जाएं। लेकिन अगर किसी कारण में ज़रूरत है तो सेफ एबॉर्शन करिए और उसके बाद फैमिली प्लानिंग प्रोसीजर जो हर तरीके के हैं टेम्प्रेरी एज वेल एज परमानेंट का इस्तेमाल करें। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो समाज में आकर के किसी के सामने कहने की संकोच करती हैं और वो ये सोचते हैं कि कहेंगे तो हमारी बेइज्जती होगी उससे। बस यही चीज़ हम लोगों को समझने से निकालनी है कि महिलाएं अपने बारे में अपने विषय में बात करने में संकोच करें, क्योंकि अगर अपने विषय में बात करने में संकोच करेंगी तो वो उनका ही नुकसान होगा। तो आके मैं हर महिला से यही अपील करूँगी कि आए, एक जो भी जिम्मेदार पर्सन है उससे बात करें, उससे खुलकर बात करें और अपने बारे में बात करने में कैसी शर्म। सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि सरकार हर एक कदम पर महिलाओं का, बच्चों का जितने भी शोषण होते हैं, जितने भी गलत तरीके से उनके साथ लोग करते हैं, सब काम किया जाता है। लेकिन अभी भी इतने लोग वंचित रह गए हैं उस सेवाओं से, उसके बाद में आप क्या रहे हैं? सेवाओं से जो भी वंचित रह रहा है वो सिर्फ अपने कारण से रह रहा है। देखिए कम्युनिटी में आशा भी है, आंगनबाड़ी वर्कर्स भी हैं और आप अपनी बात अगर उनसे कहेंगे तो वो क्यों नहीं आपकी बात मानेंगी, और अगर वो आपकी बात नहीं सुन रही हैं तो इसके ऊपर भी बहुत सारे अधिकारी हैं, जाके बात करिए। देखिए बार बार मैं ये वाली बात बोलूँगी, हर किसी को अपनी बात खुद करनी पड़ती है। कोई नहीं आएगा, आपका बगल वाला, आपका पड़ोसी आपकी बात करने के लिए नहीं आएगा। आपको कोई समस्या है, आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपको ही लखनऊ मंच न्यूज़ से साझा प्रयास के डायरेक्टर से मेरी बात हो रही है। आज यहाँ पर साझा प्रयास किया। साझा प्रयास के अंतर्गत जो आप 2021 के संशोधन के लिए उन्होंने इतने लोगों से जागरूकता की है, इतने लोगों की इकट्ठा करके कैसे करते हैं और क्या क्या इनका प्रयास है समाज में। सर आप ये बताइए, इतना बड़ा प्रोग्राम आप करते हैं, कैसे कर लेते हैं और इन लोगों को इतना जागरूक करते हैं, आप इससे क्या क्या लोग जनता करते हैं? मेरा नाम सुखपाल है और प्रसार संस्था एवं साझा नेटवर्क प्रयास उत्तर प्रदेश के जनपदों में सघन रूप से काम कर रहे हैं। हर जनपदों में मीडिया के साथ, एनजीओ के साथ वर्कशॉप करके हमारा जो 10 जिलों की हमारे संस्थाएं हैं एनजीओ के साथ उनको जोड़ना, उनकी क्षमता वृद्धि करना, सुरक्षित समापन सेवाओं को लेकर के। और आज जो भीड़ है इन लोगों में जो जागरूकता आई है, इसी का एक परिणाम है जो आज स्टेट लेवल राज्य स्तरीय कार्यशाला हुई है। कम से कम आज 120-130 लोग आज उपस्थित हुए हैं। ये लोग एक जुझारू लोग, उनकी क्षमता वृद्धि हुई इस मुद्दे को लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में संगठित रूप से काम करना चाह रहे हैं। धन्यवाद। जैसे ये लोगों को आपको इकट्ठा करने में लोगों को पहले आपने बहुत अच्छे से संपर्क किया होगा। ये लोग कुछ लोग संस्था अपनी भी चलाते हैं जो आपके साथ साझा करके आते हैं, उसमें आपका क्या राय है? ये लोग क्षेत्र में क्या उस तरीके की काम करते हैं? ये जो हमारी संस्थाएं हैं उत्तर प्रदेश की, बस हमारे जो सदस्य हैं साझा नेटवर्क प्रयास से, हर जिले से इस साझा नेटवर्क प्रयास में 15 से 20 स्वयंसेवी संगठन जुड़ गए हैं। इनके स्टाफ में इनकी मासिक बैठक में, मंथली रिव्यू मीटिंग में सुरक्षित गर्भधारण सेवाओं पर इनकी क्षमता वृद्धि करना इनके स्टाफ की, और यहाँ के इनके जो मुख्य कार्यकर्ता हैं अपने प्रोग्राम में इस कार्यक्रम को लिया है और कार्यक्रम में लेकर के जो गांव स्तर में अपनी मीटिंग, ट्रेनिंग या कुछ भी कर रहे हैं, इस मुद्दे को वहाँ तक प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आपका पूरा प्रयास होता है महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के स्वास्थ्य पर ही चलता है। तो उन महिलाओं को आप क्या कहना चाहेंगे जो इस क्षेत्र में वंचित रहती हैं? नहीं, उन क्षेत्र में कहीं न कहीं कारण वंचित रहने का ये रहा है कि हमारे लोगों के पास उतने जो साधन नहीं रहे हैं। शायद उतने जो साधन होते तो 75 जिलों में
हम 10 जिलों में न काम कर 75 जिलों में हम ग्रास रूट के सभी लोगों तक जन जन तक इस प्रयास को समझाने का प्रयास किए होते। मैं अपेक्षा करता हूँ कि इसमें जनमानस को भी हमने अभी 2 पंक्ति रेडियो वीडियो चलाया है, जिससे बहुत बड़ी जागरूकता होगी, लोग जागरूक होंगे, उसका लाभ मिलेगा समुदाय के लिए। और मलिन बस्तियों में कभी आपकी संस्था काम करती है जो मलिन बस्तियों में बस जाना ही पसंद नहीं करते? संस्था का मेन और विजन और मिशन है समाज के वंचित उपेक्षित वर्ग वाले लोगों के, उन्हीं लोगों के बीच हम लोग इस कार्यक्रम को चला रहे हैं और जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। और साथ बहुत सारे हमारे जो केसेस हैं ऐसे ही समुदाय से हैं जो जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे, उन लोगों को हमने लाभ दिया है। और क्या ही बोलूँ, सेफ अबॉर्शन पे बोलूँ ना। देखिए, सेफ अबॉर्शन पे आप लोगों का काफ़ी सारा टेक्निकल नॉलेज आप लोगों को होगी, सब बताया गया होगा ना, तो टेक्निकल नॉलेज मैं आप लोगों को नहीं दे रही हूँ। नेक्स्ट मैं बात करूँगी कि कम्युनिटी में हम लोगों को क्या काम करना है। मैं 2008 से सेफ अबॉर्शन में जुड़ी हुई हूँ। 2008 में मैंने PSI के साथ काम किया था और जब PSI के साथ हमने काम किया था तो डॉक्टर्स को ट्रेन करने के साथ साथ हम लोगों ने फार्मासिस्ट को भी ट्रेन किया था, क्योंकि वो सेफ अबॉर्शन की जो मेडिकल किट है वो उस समय लॉन्च हो रही थी। लेकिन हम लोगों ने जो फार्मासिस्ट थे उनका जो एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा था, तो उसके तहत हमारा मकसद ये था उनको समझाने का कि दवा आपके पास है, आउट ऑफ द काउंटर दवा जाएगी, यू आर सपोज टू ट्रेन दैट कस्टमर ऑल्सो अकॉर्डिंगली। लेकिन मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये है, क्योंकि मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, मेरी प्रैक्टिस भी है और मैं n नंबर ऑफ काम करती हूँ, मैं यहाँ बैठ के अपना बखान नहीं करूँगी। लेकिन जैसा कि रामायण जी ने बोला कि मेरे पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो है थोड़ा सा। तो जब वो आउट ऑफ द काउंटर वो दवा गई तो फार्मासिस्ट ने उसका जो मेडिकल स्टोर पे दवा रखवाई गई, तो वो एक तरह से ना वो चूरन चटनी की तरह बिकने लग गई। आप समझे ना, कस्टमर गया, भैया पत्नी जो है 10 दिन महीना नहीं आया, 10 दिन ऊपर हो गया, ये लो दवा। मतलब मैं बिल्कुल आपको प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ, ये लीजिए दवा, खा लीजिए, 1 खाइए, 2 खाइए, 3 खाइए, 4 खाइए, जय बताया। उसने ये पूछने की कोशिश नहीं करी भाई प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है कि नहीं, भाई और कोई दिक्कत है तो नहीं, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है तो आपका एमिनोरिया मतलब कितने दिन का महीना है, नहीं आया, वो कुछ नहीं पूछा। जबकि हम लोगों ने जब उनको ट्रेन किया था तो हमने कायदे से ट्रेन किया था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मेडिकल स्टोर के पास आप लोग कम्युनिटी में जाते हैं, एक एक कस्टमर जितने भी लोग आप लोगों को मिलते हैं उनका सेंसिटाइजेशन प्रॉपर करिए। दवा अगर उनको लेनी है तो डॉक्टर, और जब आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं तो फिर उसको मैनेज करने के लिए देयर इज नो डॉक्टर, नंबर 1। नंबर 2, अगर दवा खाली है तो उस दवा को फैमिली प्लानिंग का एक प्रोसीजर कि दवा खाली आज फिर 2 महीने एक जुड़ गया है। और शायद मुझे लगता है कि पूरे लखनऊ में से एक अकेली मैं ही हूँ जो इम्प्लांट लगा रही हूँ। ये इम्प्लांट जो है 3 साल का लगता है, ये हम लोग यहाँ बाएं हाथ में लगाते हैं। दिस इज जस्ट लाइक अ मल्टी लोड, कि मल्टी लोड आप लोगों ने लगाई और निकाली, लेकिन इसका इसमें जैसे सब बहुत सारा कम्युनिटी को लगता है कि अरे बच्चेदानी में लगाएंगे तो ये होगा, ये काम डिब्बा की तरह करती है और लेकिन ये लगती हाथ में है, ठीक है। इसको निकालने का तो समाज में 2 जगह लोग बटे हुए हैं, एक तो रूरल पार्ट है और एक अर्बन पार्ट है। तो अर्बन के लोग, शहर के लोग, उनको इतनी जानकारी हो गई है कि जन्म दर इतनी कम हो गई है कि यहाँ और काम करने की जरूरत है कि जन्म दर थोड़ा और बढ़ाइए, ये स्थिति आने वाली है। अब 1.6 अभी कल एक न्यूज़ चैनल पे आ रहा था, 1.3 ये जन्म दर है यहाँ की शहरी क्षेत्र की, जबकि देहात में इससे ज़्यादा है। और कुछ जिलों में देखा जाए तो जैसे हमने जब एक बार स्टडी किया था 2-3 साल पहले, तो 6.3 था, गोंडा था, इतने बच्चे पैदा होते थे वहाँ पे। तो अब थोड़ी स्थिति सुधरी होगी, तो काम चूँकि हम लोग शहर में करना है तो अच्छी बात है, थोड़ा हम लोग रूरल पार्ट भी पकड़ेंगे तो उससे लोगों को थोड़ी जानकारी बढ़ेगी। क्योंकि वहाँ लड़के बच्चा पैदा करने के चक्कर में 7 लड़कियाँ हो गई, 8 लड़कियाँ हो गई, बच्चे तो पैदा होते चले गए। लड़का जब हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो फिर समझौता कर लेते, चलिए 6 लड़कियाँ हैं, कोई बात नहीं। हम लोग तो जानने में भी है, रामायण जी भी जानते हैं और लोग भी जानते हैं कि ऐसे लोग सिर्फ लड़के के ही चक्कर में लड़कियां पैदा होती गई, लेकिन कोशिश नहीं किया उन्होंने कि चलिए 2 बच्चे हो गए, लड़कियां हो गई,
तब भी कोई बात नहीं, वही हमारे लिए सफिशियंट है। थैंक यू वेरी मच। ये अवार्ड देने के लिए आपको धन्यवाद। हमारे बीच में के तिवारी जी हैं। एज ए मीडिया कंसल्टेंट उसको देख रहा था तो मुझे लग रहा था कि टारगेट ग्रुप क्या होगा, कौन सा लक्ष्य समूह होना चाहिए इस प्रोग्राम के लिए। तो पहले तो मुझे लगा कि शायद महिलाओं को इसके बारे में सचेत करना जरूरी है, और खासकर जो युवा महिलाएं हैं उनको। लेकिन ये तो ऐसा विषय है कि इसमें छोटी बच्ची से लेकर और बुजुर्ग महिला तक दोनों का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। और वहीं जहां महिलाओं का रोल है वहीं पुरुषों का भी बड़ा अहम रोल है, क्योंकि डिसीजन मेकर ज़्यादातर देखा जाए तो वही होते हैं या घर की बुजुर्ग महिला होती है। तो एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसको आपको इस विषय पर अवेयर करना है। और ये जो 2021 एनटीपी एक्ट आया है, शायद इसके विषय में बहुत लोगों को जानकारी बिल्कुल भी नहीं है। और इसी का एक कारण अभी मैं आप में से किसी को सुन रहा था जिन्होंने कहा कि जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर हैं वो सबसे ज़्यादा दुरुपयोग कर रहा है। वो शायद इसीलिए दुरुपयोग कर रहे हैं क्योंकि आम जन को एनटीपी एक्ट की जानकारी नहीं है और वो उसको डराते हैं, जबकि उसमें एक बहुत अच्छा प्रोविजन दिया गया कि गोपनीयता भंग नहीं की जा सकती। आप नाम तक नहीं ले सकते कि किसके साथ किस महिला का एबॉर्शन किया जा रहा है, और इसी के को डिस्क्लोज ना हो इस डर से बहुत पैसा भी बर्बाद होता है और लोग शायद सामने भी नहीं आते और उनको अपनी बात कहने में बहुत बड़ी हिचक होती है। एज ए मीडिया एक्सपर्ट के तौर पर मैं देख रहा था कि एक तो इस विषय में जो जानकारी है वो एक जनरल अवेयरनेस की जरूरत है। आम जन तक एक सामान्य जानकारी जाए कि ये क्या विषय है और सरकारी कानून इस विषय में क्या है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। और उसमें मास मीडिया का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। मास मीडिया से मैं बता दूं कि टीवी, रेडियो और अखबार जो एक जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं उनका रोल बहुत अहम है। अभिषेक जी जो प्रेजेंटेशन दे रहे थे उसमें जब मीडिया की बात कर रहे थे तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने मास मीडिया के साथ साथ जो PRIs के नेटवर्क की बात, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के नेटवर्क की बात की, NGO, CBOs आप लोग सब लोग हैं, इसी के साथ आंगनवाड़ी वर्कर हैं। क्योंकि मीडिया में दो तरीके की अवेयरनेस की जरूरत होती है। एक तो जनरल अवेयरनेस जो मास मीडिया फैलाता है, अखबार में कोई चीज आई, टीवी में कोई चीज आई, रेडियो में, तो आपने सुना, सुन के एक बेसिक जानकारी आप तक पहुंची। दूसरी चीज होती है उस पर ट्रस्ट करने की, उसको व्यवहार में लाने की, जिसे हम कहते हैं बिहेवियरल चेंज की बात, व्यवहार परिवर्तन की बात। तो ये बिहेवियरल चेंज लाने का काम IPC करता है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जो अंतर वैयक्तिक, जब हम आपस में बात करते हैं, जब हम 1 to 1 बात करते हैं, जब हम एक बहुत छोटे ग्रुप में बात करते हैं, तो इस बात का बड़ा महत्व होता है। क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं आम आदमी उस पर बिलीव तब करता है जब हम उनसे पर्सनल तौर पर मिलते हैं, बात करते हैं। तो IPC का बड़ा महत्वपूर्ण रोल हो जाता है इस विषय पर। और IPC के रोल में आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। NGO, CBOs की भूमिका बहुत प्रभावी है, क्योंकि आपकी समाज में एक्सेप्टेंस है, आपकी अपने क्षेत्र में एक्सेप्टेंस है, स्वीकार्यता है, आपका अपने क्षेत्र में पहचान है। आप अगर कोई बात आम जन को बताएंगे तो उसका असर पड़ेगा, बजाय वो बात टीवी, रेडियो या अखबार के थ्रू जाए।